गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को विदित ही है कि 25 अप्रैल को सहायक अध्यापक एलटी का पेपर आयोजित होने जा रहा है। उसी कड़ी में मैं ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटिव जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूं। मैं अध्यायवार उन्हें अध्ययन कराऊंगा और मेरे साथ आप नोट्स बनाते हुए चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आएंगे। ठीक है, आज मैं कुछ प्रश्न आपके सम्मुख लाया हूँ जो महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आइए हम प्रश्नों पर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है भारतीय कला का स्वर्ण युग है। अब भारतीय कला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा गया है? यह कौन सा ऐसा पीरियड रहा है चित्रकला के अंतर्गत जिसे भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही आंसर देना है। यदि हम भारतीय चित्रकला की बात करें तो वो गुप्त काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल कहा गया है। समझ गए ना? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जो पेपर आपके सम्मुख से मैं स्वयं बना के ला रहा हूँ, ये कक्षा 11 से ऊपर की क्लासों से कक्षा 11-12 BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर MA तक की मैं कोर्स आपके सम्मुख से कंप्लीट करूँगा। अब भारतीय कला का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? वो गुप्त काल को कहा जाता है क्योंकि भारतीय कला का यह स्वर्ण युग रहा है। गुप्त काल की कला का क्षेत्र की जो प्रमुख देन रही है इस समय, तो उसमें क्या हुआ, ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ उस समय जो नागर शैली में बने हुए हैं। और गुप्त काल में मथुरा में जो हिंदू धर्म स्थल का जो निर्माण हुआ है, यह सारनाथ की बात करें या बौद्ध धर्म की या पाटलिपुत्र की बात करें या उसमें धातु निर्मित वस्तुओं की बात करें, तो गुप्त काल में बहुत अच्छी तरीके से चित्रकला अपने पूर्ण स्वभाव में थी और अपने चरम सीमा पे थी। क्योंकि इस समय में भव्य मंदिरों का निर्माण किया जा रहा था और जो भवन निर्माण के अंतर्गत कार्य किया जाता है, वास्तुकला पे किया जाता है, मूर्तिकला पे कार्य किया जा रहा था। साथ ही जो प्रकृति पर आधारित पेड़ पौधे फूल पत्तियों पर आधारित विभिन्न ऐसी कलाकृतियाँ इस समय इस युग में बन रही थी। तो इसलिए इस काल को भारतीय कला का स्वर्ण काल क्या कहा गया? जिस काल में मान लीजिए कोई ऐसा काल रहा है तो उस काल में बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें उनका समावेश उस काल में समावित हो रहा है, तो उस काल को भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अब 2020 ऐसा समय रहा है जो आपके जीवन में हमेशा यादगार रहा है। ये जो 2020 का जो पीरियड था, जो साल रहा, वो संसार में सर्वाधिक महामारी का जो काल रहा, ये आपके आजीवन में रहे। अगर हम 2020 ऐसा कौन सा काल रहा जो संसार में विपत्ति के तौर पर आई, वो कोरोना वायरस के आधार पे आया। इसी प्रकार से हमें ये पीरियड कौन सा याद दिलाता है कि संक्रमण काल, इस समय संक्रमण काल हुआ था, इसलिए हमें ये याद रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चंदेल शासकों द्वारा किस मंदिर का निर्माण किया गया? अब चंदेल शासकों द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया? ये जो निर्माण किया गया है, ये खुजराओं का जो कंदारिया महादेव का जो मंदिर है ना, उसका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। क्योंकि यह मंदिर, जब इस मंदिर की बात करूँ, ये नागर शैली पे बना हुआ ये मंदिर है। उस समय इसका निर्माण कार्य हुआ था जो अपनी वास्तुकला के लिए, समझ गए ना, जो ये अपने वास्तुकला के लिए विश्व में विख्यात था। यदि मैं बात कहूँ इसमें जो प्राचीन मंदिर हैं, तो उसमें 64 योगिनी मंदिरों का निर्माण किया गया है, इसलिए विश्व विख्यात भी है और चंदेल शासकों द्वारा इसका निर्माण किया गया। अब समटाइम कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रश्नों का समावेश किस प्रकार से आपके सम्मुख से रखा जाता है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आप चंदेल शासकों द्वारा खुजराओं का जो मंदिर का निर्माण किया गया था, इसमें यह मंदिर नागर शैली के अंतर्गत बना था। इसमें 64
जो 64 योगिनी मंदिरों का भी इसके अंतर्गत निर्माण किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया? यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको ये आँख बंद करके प्रश्न आ जाएंगे, क्योंकि जो एलटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वो प्रश्न आपके सम्मुख से ला रहा हूँ। अब हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस प्रकार का रंग किया जाता था, उसमें हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी और साथ ही जो बर्तनों पर लाल रंग का एक लेप लगाया जाता था। ठीक है, यदि इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन है, आंसर जो सही होगा इसका, जो लाल रंग का इसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, लाल रंग का। ठीक है, अब बात करें इसमें मैंने आपको एक काला शब्द का भी बात की थी। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग की जो चित्रकारी की जाती, जो चित्रकारी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें काले रंग का प्रयोग किया जाता था और बर्तनों पर लाल रंग का उसमें क्या किया जाता था, लेप किया जाता था। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है आपके सम्मुख से, ये कह रहा है बाथ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? अब जब बाथ गुफाओं का जो निर्माण किया गया है, जो चित्रों का जो बाघ गुफा के अंदर का जो चित्रों का निर्माण किया गया, ये किस शैली पर आधारित है? जो बाघ गुफाओं पर जो चित्रांकन करा गया है वो अजंता शैली से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो अजंता शैली के अंतर्गत जो चित्रों का समावेश देखने को हमें मिलता है बौद्ध धर्म से, उसी प्रकार का समावेश हमें बाथ गुफा के अंतर्गत भी देखने को प्राप्त होता है। इस गुफा की यदि मैं बात करूं, बाथ गुफा की खोज 1818 में अलेक्जेंडर फील्ड ने की थी। ठीक है, 1818 में अलेक्जेंडर फील्ड ने बाघ गुफाओं की खोज की थी और यह जो बाघ गुफा है तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है। कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? बाघ गुफा मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। और बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? वो अजंता पर आधारित शैली का प्रभाव दिखाई देता है। अब मैं बात करूं, अजंता शैली पर आधारित इस पर प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन आपके सम्मुख से ला रहा हूं, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? अब कह रहा है ना मिर्जापुर, अब प्रागैतिहासिक काल की हम बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ियों पर भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कौन से चित्र बने हैं? अब भारतीय गुफाओं, अब जो ये भारतीय गुफा का जो शब्द का वर्णन हो रहा है ना, ये भारत के अंतर्गत ये गुफाएं प्राप्त हुई हैं, इसलिए भारतीय गुफा के चित्र इसके अंतर्गत बने हैं। अब जो चीज़ हमारे भारत के अंतर्गत होंगी तो वो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत आएंगे। अब पाश्चात्य संस्कृति की यदि हम बात करें, पाश्चात्य गुफाओं, अगर स्पेन की गुफा, अल्टमारी की गुफा, ये क्या है, ये अन्य देशों के अंतर्गत आती हैं। तो जो हमारे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, हम उन गुफाओं को भारतीय गुफा के अंतर्गत उसके समावेश करेंगे। अब मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? अब जो चित्र बने हैं ये कैमूर की पहाड़ियों में इसका चित्रांकन हुआ है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, अब मैं यदि मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश ज़िले के अंतर्गत जो मिर्ज़ापुर स्थित है, ये कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं भारतीय चित्रकला के चित्र इसके अंतर्गत बने हैं। अगर मैं बात करूँ विंध्याचल जो पर्वत है, तो पर्वत की जो कैमूर घाटी के निचले स्तर पर ये गुफा स्थित है। और 1800 यदि मैं बात करूं 1883 में हिरनी हन्ना नामक गुफा में सांभर, बारहसिंगा और आदि चित्र इसके अंतर्गत बने हैं। अब बात करूं इस गुफा के अंतर्गत जो प्रमुख जो चित्र बने हैं वह हिरनी हन्ना और सांभर और बारहसिंगा, हिरन के और सुंगर के, और यदि में गाय के चित्रों का भी इसके अंतर्गत चित्रांकन किया गया है बखूबी तरीके से। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है मिर्ज़ापुर क्षेत्र की जो पहाड़ियों पर जो गुफाओं का जो चित्रांकन हुआ है, ये गुफा का कब प्रकाश में आई, कब अस्तित्व में आई? ये जो अस्तित्व में आई ये 1883 में अस्तित्व में आई। ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत की जो तलहटी है तो उसकी घाटियों में जो बाघ गुफा स्थित है। ठीक है, ये बाघ गुफा किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत स्थित है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित हैं। अब अगला क्वेश्चन है ये,
ये होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। अब किस चीज़ के चित्र हैं ये आपको बताना है। अब होशंगाबाद की मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं प्रागैतिहासिक काल की बात कर रहा हूँ, तो ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र इसके अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं प्रागैतिहासिक कालीन ये पहाड़ियाँ हैं। यहाँ जब मैं ये भी बात करूँ तो यहाँ पर उस समय में विशाल हाथियों का चित्र इसके अंतर्गत चित्रांकन किया गया है, जो हल्के नीले पीले रंग के दिखाई देते हैं। जो इस गुफा में होशंगाबाद क्षेत्र में जो आदमगढ़ की पहाड़ी में जो गुफा प्राप्त हुई है, तो इस गुफा के अंतर्गत बहुत विशालकाय मैमथ या हाथी के बड़े बड़े चित्रों का चित्रांकन किया गया है, जो हल्के पीले रंग से उनमें उनका पीला रंग उनमें किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख, फेरेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए किस प्रकार की भित्ति का प्रयोग में लाई जाती है। अब जब फेरेस्को सेको का जो चित्र बनते हैं इस में ये इसके अंतर्गत किस भित्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं फेरेस्को भित्ति, एक ये भित्ति चित्रण विधि है जो गुफाओं के अंतर्गत या भीतर जो कार्य किया जाता है दीवारों पर, इसको भित्ति चित्रण कहा जाता है। इसलिए ये क्या होता है, ये सूक्ष्म भित्ति के जो सूक्ष्म होती है, थोड़ा सा जिसमें नमी रहती है, उस पर ये चित्रांकन किया जाता है, इस भित्ति पर ये कार्य किया जाता है। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अब देखो कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी ऑप्शन दिया जाता है, सूक्ष्म भित्ति हो या गीली भित्ति हो या कागज़ पर या कैनवास पर, तो इसमें जो सूक्ष्म भित्ति होती है उसके अंतर्गत इसका चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से दोस्तों, महत्वपूर्ण है, इसे नोट करते जाइएगा मेरे साथ। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। अब प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ यदि मैं बात कहूँ आपसे, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आपने यदि पढ़ा है, तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास के पूर्व के काल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जिसमें हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, इसका हम अनुमान लगाते हैं। अब इसका हम यदि पीरियड की बात करेंगे 3500 से 50 ईसा पूर्व तक का ये समय, ये पीरियड को काउंट किया जाता है। इसके अंतर्गत हम मानते हैं कि ये समय प्रागैतिहासिक काल का माना जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, जिसमें किसी प्रकार के साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, किसी लिखित दस्तावेज इसके अंतर्गत प्राप्त नहीं होता है, ये हमारे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये चैनल पर आधारित जो प्रश्न आपके सम्मुख से ला रहा हूँ, यदि आपको पसंद आए, प्लीज़ इसमें लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप हमें सपोर्ट करोगे तो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी हमें प्राप्त होती है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। अब बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है ये बताना है आपको। अब जो बादामी गुफाएं हैं वो बीजापुर की जो पर्वत श्रेणी है, तो ये वहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बादामी गुफाएं किस प्रांत के अंतर्गत आती है, किस राज्य के अंतर्गत आती हैं। जो बादामी गुफाएं हैं ये कर्नाटक राज्य के अंतर्गत स्थित हैं। यदि मैं बात करूं थोड़ा सा इसमें विस्तार से, यदि मैं बात करूं, जो बादामी गुफाएं हैं कर्नाटक प्रांत के जो बीजापुर ज़िले में के अंतर्गत ये स्थित है। यहाँ पर क्या है, 4 गुफाएँ पाई गई हैं। इनका जो निर्माण है चालुक्य ने करवाया था, और इस जो 4 गुफाएं मिली हैं, इसमें जो गुफाएं हैं ये गुफाएं किसको समर्पित हैं। यदि कभी ये बात आ जाती है इस पर आधारित चित्र किससे रिलेटिव हैं, तो जो ये गुफाएं हैं ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित चित्रों का चित्रांकन इस गुफा के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चैप्टर रहा है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजंता का जो चैप्टर है उसे अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। अब अजंता किस गुफा में हंस जाता चित्रांकन हुआ है। पहले तो आपको मैं आपको बताऊं, अजंता का जो चैप्टर है उसको आप डीपली पढ़ लीजिएगा, कितनी गुफाएं हैं, कौन सी गुफा किसको समर्पित है, और ये कब बनी, और ये अजंता का जो पीरियड रहा है 250 से 700 ईसा पूर्व का जो पीरियड है, ये इस समय से इस समय के बीच का जो पीरियड है ये काल ये रहा। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता पर आधारित चित्रांकन कितने समय तक बनते रहे। अब जो ये इसका जो पीरियड रहा है 250 से 700 के बीच का तो ये पीरियड रहा। अब जो चित्रांकन जो बनते रहे
वो 250 से 800 ईसा पूर्व तक ये चित्र बनते रहे, क्योंकि जो एक साल का जो पीरियड, एक वर्ष का जो पीरियड रहा, तो उसमें भी अजंता पर आधारित चित्रांकन करते रहे। ठीक है, अब जो हम अपने प्रश्न पर थे, जो हमारा आप कहोगे कि प्रश्न से अलग बात कर रहे हैं, तो अजंता किस गुफा में हंस जातक चित्रांकन है। अजंता का ऐसा कौन सी गुफा है जहाँ पर हंस जातक चित्र आधारित हैं। अजंता की 17वें नंबर की एक गुफा है जहाँ पर हंस जातक का चित्र विराजमान है, और गुफा नंबर 17 को राशि चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित गुफा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चित्रांकन उपस्थित हैं और सही तरीके से वहाँ पर चित्रों का समावेश देखने को प्राप्त मिले। और जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में थोड़ा सा चित्र नष्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा जो चित्र बचे हैं, तो किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, थोड़ा वो क्षतिग्रस्त चित्रांकन उसमें पाए जाते हैं। मगर जो 17 नंबर की गुफा है, वहाँ पर एजिटेड जो चित्रांकन है वहाँ पर अभी भी सुरक्षित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है और सबसे बड़ी गुफा के तौर पर भी इसे जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा। जो अजंता का जो गुफा है, उस पर जो चित्रांकन इस गुफा के अंतर्गत हुए हैं, तो इसमें सर्वाधिक किस विषय पर चित्रांकन हुए हैं। यदि मैं बात करूँ, अजंता का जो प्रमुख जो चित्र बने हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफा है, और ये अजंता की जो गुफा है वो बौद्ध धर्म को समर्पित है, और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बने हैं, और इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक ऐसे चित्रों का चित्रांकन उकेरा गया है जो अजंता की गुफा पर आधारित हैं। अब यदि मैं बात करूं, अजंता की गुफा कब अस्तित्व में आई, यह 1819 में इस गुफाओं की खोज हुई। इसमें 20 प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। अजंता के अंतर्गत चित्रकारी भी की गई है, मूर्तिकारी भी की गई है, वास्तुकला के लिए ये गुफा प्रसिद्ध है। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों कलाओं का समावेश किस गुफा के अंतर्गत प्राप्त होता है, वो अजंता गुफा के अंतर्गत प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, अजंता की जो गुफा है वहाँ पर आपको चित्रकला भी दिखाई देगी और मूर्तिकला भी दिखाई देगी, और वास्तुकला का भी वहाँ पर प्रयोग देखने को प्राप्त होता है। अब चित्रों के माध्यम से संगीत कला का भी दृश्यांकन वहाँ पर किया गया है, और ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, पहले 3 स्टेप इसके अंतर्गत, जो 3 कलाएं हैं वो इसके अंतर्गत निरूपित होती हैं, और जो चौथी कला है वो भी चित्रों के माध्यम से संगीत कला को भी दर्शाया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अजंता गुफाएं स्थित हैं, अजंता गुफाएं कहाँ स्थित हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आते हैं एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के अंतर्गत ये स्थित है। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कुल 29 चित्र प्राप्त हुए हैं, और एक चित्र बाद में जो प्राप्त हुआ है उसे 29A के नाम से जाना जाता है। अब 29A को अगर हम प्लस करें तो यहाँ पर कुल 30 गुफाएं हमें प्राप्त हुई हैं, और 30 गुफाओं में से जिनमें जो हमें चित्र प्राप्त हुए हैं वो 6 गुफाओं में हमें चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं, या हम कह सकते हैं 6 ऐसी गुफाएं हैं जहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। अब 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 गुफा, 2 गुफा, 9वीं, 10वीं, 16वीं और 17वीं, ये गुफाओं में चित्रांकन प्राप्त हैं। और जो 9वीं और 10वीं जो गुफा है वो सबसे प्राचीन गुफाओं में गिना जाता है, ये सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है, और जो पहली और दूसरी सबसे नवीन गुफाओं के तौर पे इसे जाना जाता है। नवीन गुफा मतलब जो 9वीं और 10वीं गुफा है वो पहले ही, जिसमें अजंता का निर्माण हो रहा था, जो चंदेल वंश के जो चोल राजाओं द्वारा, वाकाटक राजाओं के द्वारा ये गुफाओं का निर्माण किया जा रहा था, तो उस समय इस गुफाओं का निर्माण पहले हो गया था। 9वीं और 10वीं गुफा का निर्माण इससे और गुफाएं इसके पश्चात पहले हो चुका। अब एक और दूसरी गुफा है, ये गुफा सबसे नवीनतम गुफा है, मतलब इनका कालखंड बाद में बना। अगर मैं बात करूँ, ये 250 से 300 ईसा पूर्व के मध्य ही 9वीं और 10वीं बनी होगी, तो उसमें अगर 6ठी से 7वीं शताब्दी के बीच में पहली और दूसरी गुफा का निर्माण हुआ है, इसलिए ये नवीनतम गुफाओं के अंतर्गत इसे हम गिना जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेरिस्को तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है। अब फेरिस्को तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली के
संबंधित रखती हैं। अब यदि मैं बात करूं फेरिस तकनीकों को हमने दो भागों में पहले विभाजित करते हैं। जो पहला जो भाग है वो है अर्ध माध्यम होता है, दूसरा होता है सूक्ष्म माध्यम होता है। अजंता की गुफाओं में जो भारत पर आधारित है वो अर्ध आधारित माध्यम का प्रयोग इन गुफाओं में किया गया है और इन गुफाओं का चित्रों का निर्माण भी इसी के समय किया गया है। और इस गुफा के अंदर का जो चित्रांकन और जो चीज़ें हुई वो फेरिस्को तकनीक की आधार पर इन गुफाओं में चित्रांकन किया गया है। और जब फेरिस्को तकनीक मतलब पहले गीली भित्ती में जो भूसे की लुगदी बनाई जाती थी और उसमें गोंद प्राकृतिक गोंद मिलाया जाता और गोंदों में थोड़ा सा कलर मिला के इसका लेप किया जाता था। उसमें फिर बाद में जब ये सूख जाती थी उसमें प्राकृतिक खनिजों से इसका लेप किया जाता है जिससे कि ये पपड़ी गिरे ना और ये कालांतर तक आगे इसी प्रकार से सुरक्षित रहे, एक ठोस प्लास्टर का रूप ये धारण कर लेता था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से, अजंता की चैत्य गुफा थी। अब अजंता में दो प्रकार की गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं। यदि आप इसे डिटेल में पढ़ोगे तो पहली गुफा जो पहले दो गुफाएं देखने को मिलती हैं, एक तो चैत्य गुफा होती है, एक बिहार गुफा। अब चैत्य गुफा के अंतर्गत क्या होता है, चैत्य गुफा के अंतर्गत बौद्ध भिक्षुओं जो वहाँ पर जो इस गुफा में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनकी पूजा अर्चना वो करते थे। और जो दूसरी गुफा है जिसे हम बिहार गुफा कहते हैं, जिसे बिहार गुफा को हम दूसरे नाम से यदि हम कहते हैं निवास स्थल, तो यहाँ पर जो भिक्षु रहते थे यहाँ पर वो रात्रि के समय विश्राम करते थे इसके अंतर्गत। अब एक प्रकार से तो दो प्रकार की गुफाएं थी, एक तो चैत्य एक बिहार। अब चैत्य के अंतर्गत जो भगवान बुद्ध की इसके अंतर्गत उपासना की जाती थी, बिहार गुफा में ये जो भिक्षु लोग थे इसमें ये सोने का कार्य करते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। अब अजंता गुफा में कुल कितने चित्र प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको इससे पूर्व बताया था कि अजंता में कुल 30 चित्र प्राप्त हुए हैं। अब 30 चित्र अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो 29 चित्र इसके अंतर्गत हमें प्राप्त हुए हैं। 29 उसकी जब इसकी खोज हो रही थी पहले 29 गुफाएं हमें प्राप्त हुई थी और उसके बाद जब खोज आगे बढ़ी तो 29A गुफा के नाम से एक गुफा का फिर पता चला, जिसे 29A गुफा के अंतर्गत इसे जोड़ा गया और टोटल जो गुफाओं की जो संख्या हो गई थी इसको मिला के वो 30 गुफाओं का इसके अंतर्गत समावेश देखने को हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात कहूँ समटाइम वर्तमान समय में केवल 6 गुफाओं में ही चित्र इसके अंतर्गत अवशेष बचे हैं। और यदि अजंता की बात करूँ, अजंता गुफा औरंगाबाद से पश्चिम पूर्व की ओर ये 105 किलोमीटर की दूरी पर ये सतपुड़े की जो पहाड़ियाँ हैं जो अर्धचंद्राकार के तौर पे से काटा गया, ये गुफा वहाँ स्थित है। अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सतपुड़ा की पहाड़ियों में अर्धचंद्राकार की घाटी के ऊपर ये गुफाओं का निर्माण किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस आकृति पर आधारित हैं। जो अजंता की जो गुफाएं बनी है वो चंद्रकार के आधार पर हैं, या कहें या उल्टे कटोरे के आधार पर ये गुफाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख से ला रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब जो 30 गुफाएं जो प्राप्त हुई हैं वो अजंता के अंतर्गत 30 गुफाओं का जो चित्र मिले हैं वो पहले तो गुफाएं 30 मिली हैं, उनमें 6 गुफाओं में केवल चित्र अवशेष मिले हैं और ये उल्टे कटोरे के आकार का है अजंता की गुफाओं का जो निर्माण हुआ है। यदि हम कहें यदि अजंता की जो चित्रकारी की गई है, जो पहाड़ी को किस प्रकार से काटा गया है वो अर्धचंद्राकार है और यह उल्टे को स्तूप के उल्टे कटोरे के आकार की तरह ये दिखता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से, अजंता का चित्र माता पुत्र यशोदा और राहुल किस संख्या गुफा में चित्रित है। अब जो अजंता में जो माता पुत्र जिसे यशोदा और राहुल का जो चित्र है के बारे में बात कर रहे हैं, ये किस गुफा में स्थित है, ये कौन सी गुफा संख्या में स्थित है, ये आपको बताना है। अब अजंता का जो
अजंता के अंतर्गत जो चित्र प्राप्त हुआ है माता पुत्र जिसे हम यशोदा और राहुल का जो चित्र कहते हैं वो गुफा नंबर 17 में ये सबसे प्रसिद्ध चित्र है अजंता के गुफाओं में। और इस गुफा का निर्माण गुप्तों ने 5वीं शताब्दी में करवाया था और यह गुफा सबसे बड़ी और सुरक्षित गुफा मानी जाती है। इसलिए इस गुफा को राशि चक्र के अंतर्गत भी जोड़कर देखा जाता है या इस गुफा को चित्रशाला के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि इस गुफा के अंतर्गत बहुत ढेर सारे चित्रांकन हुए हैं और भव्यता से इस गुफा का निर्माण किया गया है। और जो ये गुफा है यशोदा और राहुल का जो चित्रांकन गुफा है ये 17 नंबर की गुफा है। और माता पुत्र की जो कभी आ जाता है राहुल और यशोदा का चित्रांकन किस गुफा संख्या में हुआ है वो 17, और माता पुत्र का भी एक ही है, ये 17 नंबर की गुफा में हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिएगा। 12मासा चित्रण किस काल में सबसे अधिक हुआ है? ठीक है, अब ये पूछ रहा है 12मासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ है। कहने का तात्पर्य है 12मासा का जो चित्रांकन हुआ है वो राजपूत शैली, जिसे राजस्थानी शैली के अंतर्गत भी हम जोड़ते हैं, जिसे हम राजपूत शैली ना कहते हुए राजस्थानी शैली भी इसे कहा जाता है। सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त हुए हैं 12मासा के जो चित्रांकन हुए वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं या राजपूत शैली के अंतर्गत प्राप्त हैं। राजस्थानी शैली की ये एक उप शैली के तौर पर जानी जाती है, जिसे हम बोधी शैली में एक संपूर्ण जो चित्रांकन हुआ है वो 12मासा पर आधारित चित्रांकन किया गया है, जिसमें चैत माह से लेकर फाल्गुन माह तक का जो चित्रांकन इस 12मासा के अंतर्गत किया जाता है। अब जो बसंत की बात, जो बसंत का जो मौसम होता है उसका चित्रांकन की बात करें, हरियाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो चित्रांकन हुआ है वो चैत माह से लेकर फाल्गुन माह तक का जो समय रहता है उसके अंतर्गत ये चित्रांकन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से दोस्तों, कोटा बूंदी शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलता है। अब जो कोटा शैली के जो उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को कहाँ मिलते हैं, ये कहने का तात्पर्य है जो कोटा शैली के जो उत्कृष्ट भित्ति चित्र हैं जामली सिंह झा हैं, इनके द्वारा ये इनकी हवेली है, इस यहाँ ये चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोटा शैली के मतलब कोटा शैली के अंतर्गत जो उत्कृष्ट जो चित्र बने हुए हैं ये जो वहाँ के जो राजा हैं जामिल सिंह झा की हवेली में इन चित्रों को आप देख सकते हैं। इस हवेली को धार्मिक चित्रों के साथ साथ ही नायिका भेद, 12मासा, राग रागनी, समृति, संगीत, वैभव, शिकार के दृश्यों का चित्रांकन और संगीत प्रेमियों पर आधारित बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इस महल के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। अब ये महल किस राजा से संबंधित है, वो जामिल सिंह झाला जो शासक थे उनकी ये हवेली है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, राजा उमेर सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की। अब मौलिकता मतलब प्रमुखता, जो राजा उमेर सिंह है उन्होंने किस शैली को प्रमुखता दी। ठीक है, अगर हम बात कहें तो जो राजा उमेर सिंह हैं इन्होंने कोटा शैली को प्रमुखता से अपना संपूर्ण जीवन इसकी मौलिकता को प्रदान करने में लगा दिया और इसको प्रमुखता देने के लिए प्रदान कर दिया। और कोटा शैली में जो चित्र आपको देखने को मिलेंगे उसमें सबसे अधिक जो चित्र बने हैं वो शिकार के दृश्यों का चित्रांकन इसके अंतर्गत हुआ है। और कोटा शैली के जो अधिकतर जो चित्र हैं वो बॉर्डर, जो उनके जो बॉर्डर बनाए गए हैं वो लाल रंग के तथा नीले रंग के इसमें ये बॉर्डर देखने को आपको मिलेंगे। जो इस शैली के अंतर्गत जो राजा उमेर सिंह ने जो प्रमुखता दी है वो शिकार के दृश्यों का चित्रांकन को सबसे अधिक महत्व दिया है। जो हम प्रिंटिंग बनाते हैं या किसी वॉल पर या पेंटिंग करते हैं तो जो उसका बॉर्डर होता है या तो वो काले रंग से या फिर नीले रंग का इसका समावेश इन्होंने इसके अंतर्गत देखने को आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बोधी शैली में चित्रित दूध का चांद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार का नाम अंकित है। कहने का तात्पर्य है जो
जो चित्र बना है बूढ़ी शैली के अंतर्गत दूध का चांद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है। जो ये पेंटिंग जो बनाई गई है दूध का चांद दे प्रेमी युगल पर आधारित है, तो इस जो ये पेंटिंग बनाई इस पेंटिंग के नीचे किस चित्रकार का नाम अंकित है ये आपको बताना है। अब जो इस पेंटिंग के जो नीचे जो नाम अंकित है वो मोहन जी का नाम अंकित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बूंदी चित्र शैली की रंग योजना क्या थी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बूंदी चित्र शैली की जो रंग योजना है इसमें इंद्रधनुष आकाश का जो वर्ण विद्यमान होता है उसकी इसके अंतर्गत चित्रांकन शैली को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत उसका इन रंगों का समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, और इंद्रधनुष में जो 7 रंगों का जो समावेश होता है, जो वर्ण होता है, इस चित्रकला के अंतर्गत हमें देखने को, और बूंदी शैली में सोना चांदी के रंगों के साथ साथ लाल पीला सभी प्रकार के रंग इसके अंतर्गत प्रयुक्त किया हुआ है, और बूंदी शैली को चटकीले रंगों की शैली भी कहा जाता है। अब अगर इसको प्रश्न को इस प्रकार से भी घुमाया जाता है, चटक रंगों की शैली किसको कहा जाता है, बूंदी शैली को चटक रंगों की शैली कहा जाता है। और दूसरे प्रकार से इसको किस प्रकार से पूछा जाता है, बूंदी शैली के अंतर्गत किन रंगों का प्रयोग किया गया है, बूंदी शैली के अंतर्गत चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सम्मुख से 22वें नंबर का प्रश्न है। वर्ष 1630 में चित्रित रसक पिया के चित्रेतर थे कौन थे, इसके आप ये आपको बताना है। अगर वर्ष 1630 में जो चित्र बना है रसक पिया के जो चित्रकार थे वो थे आपके शहाबुद्दीन कलाकार थे। ये रसक पिया जो बनी थी जो पेंटिंग वो महाराजा बीकानेर के जो संग्रहालय है वहाँ ये स्थित है। जो बीकानेर के जो सम्राट थे उनकी जो चित्रशाला है, तो उनकी जो चित्रशाला थी वो ये पेंटिंग वहाँ सुरक्षित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हाथी दांत की पटरियाँ पर चित्रण किस शैली का है। कहने का मतलब जो हाथी के जो दांत थे उन पे चित्रकारी की जाती थी, ये किस शैली के अंतर्गत की जाती थी। ये अलवर शैली में इन हाथी के दांतों पर चित्रांकन किया जाता था। और जो ये चित्रांकन हुए थे तो जो दरबार में मूल चंद हाथी के दांतों पर क्या करते थे, चित्रकारी करने पर निपुण थे। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाथी के दांतों पर चित्रकारी करने पर निपुण कौन सा चित्रकार था। वो जो चित्रकार था वो मूल चंद्र था जो हाथी के दांतों पर चित्रांकन करने पर निपुण था, और हाथी के दांत पर अन्य चित्र इनके समय में हुई थी। और ये इनकी विशेषता भी रही है कि ये हाथी के दांतों पर अलग अलग तरीके से चित्रांकन करते थे, अलग अलग तरीके से उनको प्रस्तुत भी किया करते थे। ठीक है, अब 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। वो 24वां क्वेश्चन है किशनगढ़ चित्रण किस राज्य से संबंधित है। जो किशनगढ़ के जो चित्र बने हैं वो किस राज्य से संबंधित है, वो राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगर हम थोड़ी सी इस पर प्रकाश डालें, राजस्थान जो किशनगढ़ का जो चित्रांकन हुआ है वो राजस्थानी शैली के अंतर्गत हुआ है और ये राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। और किशनगढ़ शैली राजस्थान शैली की एक प्रसिद्ध शैली भी मानी जाती है। और किशनगढ़ शैली के अंतर्गत है राधा का चित्रांकन किया गया, जिसे हम राधा बनी ठनी का चित्रांकन भी कहते हैं, जो अपने सौंदर्य के लिए विश्व विख्यात है। और जो बनी ठनी का जो चित्रांकन, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बनी ठनी का को किसने बनवाया, कौन सा चित्रकार था। वो जो चित्रकार था वो था निहाल चंद्र द्वारा बनी ठनी का चित्रांकन किया गया है। बनी ठनी किस शैली पर बनी है, वो राजस्थानी शैली पर आधारित है। ठीक है, राधा और कृष्ण से संबंधित सारथी चित्र किस शैली पर प्राप्त हुए हैं, वो राजस्थानी शैली पर आधारित हैं। और सबसे ज़्यादा चित्र कृष्ण के जीवन पर आधारित या राधा के जीवन पर आधारित चित्र राजस्थानी शैली के अंतर्गत देखने को प्राप्त होते हैं। अब अगला 25वां क्वेश्चन है नगरी दास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन का आधार रहा है। अब ये बताना है आपको ये
कौन सा आधार रहा है सौंदर्य का वर्णन करने पर। ठीक है, अब नगरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का वर्णन आधार ही रहा है, क्योंकि आधार ही जो नगरीदास की जो पेंटिंग है, जो इनका सौंदर्य का वर्णन किया गया है, वो राधा पर आधारित बनी ठनी है। और राधा पर आधारित जो बनी ठनी की जो तुलना की गई है, सॉरी, जो नगरीदास द्वारा जो राधा पर बनी ठनी जो चित्रांकन किया गया था, उस समय उसका जो सौंदर्य का वर्णन किया गया था, वो उसकी तुलना लियोनार्डो दो विंची द्वारा जो बनाई गई जो विश्व विख्यात जो पेंटिंग है मोनालिसा, उसके साथ इसकी तुलना की जाती। अभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, भारत की ऐसी कौन सी पेंटिंग के साथ मोनालिसा की तुलना की जाती, वो बनी ठनी है, क्योंकि जो इसकी जो सौंदर्य है वो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत, जो राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो बनाई गई हैं। और ये पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत, इसके कलाओं जो कलाकार ने जो इसमें जो कलाओं जो रंगों का जो प्रयोग किया गया, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया। लियोनार्डो जो विंची द्वारा जो विश्व विख्यात जो पेंटिंग है, जो मोनालिसा, जो आज भी विश्व की सबसे महंगी पेंटिंगों में से गिना जाता है। और यदि हम मोनालिसा की बात करें तो लियोनार्डो जो विंची थे, उन्होंने अपने जब उनके जीवन के कुछ समय बचे थे, तब वो इस पेंटिंग को स्टार्ट किया। ये मरते दम तक इस पेंटिंग को बनाते रहे, और ये पेंटिंग भी उनकी डेथ हो गई थी, तब भी ये पेंटिंग पूर्ण तरीके से नहीं बन पाई। ये पेंटिंग अभी भी अधूरी मानी जाती है, और इस पर वैज्ञानिक लोग भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि इस पेंटिंग पे ऐसी क्या खासियत है कि यदि हम इस पेंटिंग को यदि देखें तो जो मोनालिसा जो बनी हुई है, वो पेंटिंग जहाँ को आप देखोगे वहाँ को मोनालिसा का चेहरा आपको देखने को प्राप्त हुआ है। और कहते हैं कि मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसमें एक गहरा रहस्य छिपा है, और ये जो मुस्कुराती हुई है, ये जिसकी जो मुस्कुराहट है, ये इसकी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सा दुख छिपा हुआ है, ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है, और वैज्ञानिक इसमें आज भी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न आपके सम्मुख से ला रहा हूं दोस्तों। अगर यदि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो, प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। जो 26वां प्रश्न है, भारत के उस काव्य का नाम बताइए जहां बड़े आकार में कपड़े पर बाबूजी का फंड नामक चित्रकारी चित्रित की जाती है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। जो ये प्रश्न है, ये है राजस्थानी मध्यकालीन चित्रकला का एक प्रधान केंद्र रहा है। यहाँ पर प्रचलित कला शैली, जो राजस्थानी शैली का जो चित्रकला शैली के नाम से इसे जाना जाता था, जहाँ पर श्रृंगार शैली की विशेषताएं, श्रृंगार शैली का उदय हुआ। और यदि मैं बात करूँ, यहाँ पर जो अधिकांश चित्र राधा कृष्ण के आकार मानक के तौर पर यहाँ पर बने हैं। इसके अलावा यहाँ पर डोला मारू, गैण, तितर एवं बाबूजी फंड आदि जैसे विषयों पर क्या हुआ है, चित्रांकन किया गया है। इनका जो विषय प्रमुख विषय रहा है, ये अन्य चित्र शैली से भिन्न रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, राग रानी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे। अब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर राग रानी के चित्र प्रमुखता से बनाए गए हैं। ये राग रानी का जो चित्र बनाया गया है, ये राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर राग रानी के चित्र बनाए गए हैं। अब राग रानी के चित्र राजस्थान से प्राप्त होते हैं। राजस्थानी शैली की जो उपशैली है, पूरी शैली से पूर्व जो मैंने आपको बताया है, जो इसके जो चित्र विषय रहे हैं राग रानी थे, यहीं से हमें एक संपूर्ण तौर पर 12 मासा का भी चित्र प्राप्त होते हैं। साथ ही जिसे हम ऋतुओं का चित्र भी कहा। अगर 12 मासा को यदि हम सिंपल सी परिभाषा में बात करें तो इसे ऋतुओं का चित्र भी कहा जाता है। ऋतुओं का समावेश पर आधारित 12 मासा का चित्र भी कहा जाता है। अब 28वां क्वेश्चन आपके सम्मुख से आ रहा है दोस्तों, वो है निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब निहाल चंद्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, निहाल चंद्र किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, क्योंकि कई बार आपने इस प्रश्न को
पढ़ा होगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। निहाल चंद्र जो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में से एक चित्रकार हैं। निहाल चंद्र का अपना अस्तित्व रहा है क्योंकि इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में अग्रणी योगदान दिया है। और निहाल चंद्र किशनगढ़ शैली के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्होंने लगभग 75 ग्रंथों पर आधारित चित्रों पर चित्रांकन किया गया है, जो नागर समुच्चय के तौर पे जाने, जैसे हम नगरी दास के तौर पे भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक के जो मैं आपके सम्मुख से जो प्रश्न ला रहा हूँ 30 प्रश्न आपके सम्मुख से लाऊंगा। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब 29वां क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। अब जयपुर शैली पर आधारित जो चित्रों की बात कर रहे हैं, तो जो जयपुर के जो चित्रकार थे उनका प्रमुख विषय क्या रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, जो उनका जो प्रमुख विषय रहा है वो बिहारी सतसाई इनका प्रमुख विषय रहा। बिहारी सतसाई जिसे मिर्जा राजा जयसिंह का राज दरबारी रीतिकालीन के प्रसिद्ध कवि जिसे हम कहते हैं बिहारी से सुशोभित था, जिनकी बिहारी सतसाई ने चित्रकारों को चित्र बनाने में विवश करता। ये उच्च कोटि के चित्रांकन किया करते थे। ठीक है, 30वां प्रश्न आपके सम्मुख से आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो 30वां प्रश्न है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का पट हस्त चित्रकार था। ठीक है, अब जो चित्रकार था जो जयपुर से अलवर आया वो चित्रकार कौन था ये आपको बताना है। वो चित्रकार था आपका जगन्नाथ था, जो राव राजा प्रताप सिंह के समय में जयपुर से डोला राम तथा शिव कुमार की अपनी कृतियाँ लेकर यहाँ आए। और जो डोला राम थे, जो महाराजा के राज्य कलाकार, इनको नियुक्ति किया गया था। साथ ही शिव कुमारी वापस जयपुर लौट गए और डोला राम जो थे ये जयपुर में ही यहाँ पर ये रहे। इन्होंने यहाँ पर बहुत ढेर सारी पेंटिंग्स बनाई और अपने कार्य के क्षेत्र में ये अग्रसर हुए। दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके सम्मुख लाऊंगा। अब मैं जो आपके सम्मुख लाऊंगा वो डीपली क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके सिलेबस के आधार पर जो बनाए गए हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।